दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 मिनट की जो बातचीत हुई, जिस पर गोदी मीडिया सारे फसाने लिख रहा है, सारी कहानियां लिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। यानी सोचिए, आपकी जिस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की, उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है, उसको अभिनंदन किया जा रहा है। सीधे तौर पर अमेरिका में आवाजें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मान लेना चाहिए, यानी अमेरिका को अपनी हार मानना चाहिए, इसको सरेंडर माना जाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। पहली बात तो ईरान की जबरदस्त जीत हुई है, अमेरिका की शिकस्त हुई है और इजराइल की मुश्किलें बढ़ी हैं। ये तो मोटा मोटी बात एकदम साफ है। $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा ईरान को। और से बड़ी बात, ईरान अपना ऑयल और जो ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उनको अब बेच सकता है। पिछले 40 सालों से सैंक्शन चल रहे थे, अब वो हटेंगे। वो ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ईरान के लिए। ये भी मान लिया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को कौन कंट्रोल करेगा? ईरान कंट्रोल करेगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान को एहतियात बरतने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ 3 बड़े धोखे हो चुके हैं। ये बातें हो रही थी, कभी कभी डील हो गई थी और डील होने के एक दिन बाद ही ईरान पे हमला होता है। आयतुल्लाह खमेनी इनकी हत्या होती है, उनके 40 सलाहकार मारे जाते हैं और फिर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। किसने सोचा था करीब 100 दिन पहले कि जो हमारे सामने जो एक क्राइसिस, एक संकट की तरह जो चीज़ आई थी, पूरी विश्व शांति के लिए जो खतरा थी, वो पूरे तरीके से एक नई दुनिया हमारे सामने लेकर आएगी। जी हाँ, 100 दिन पहले अमेरिका और इजराइल के जरिए ईरान पर हमला किया गया और आज ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से सरेंडर हुआ, और सरेंडर भी एक ऐसी जगह पर हुआ जिसका पूरे तरीके से विश्व युद्ध से इतिहास जुड़ता है। सीधे तौर पर अमेरिका में आवाज़ें उठ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी हार मान लेना चाहिए, यानी अमेरिका को अपनी हार मानना चाहिए, इसको सरेंडर माना जाना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। जो ये पूरा MOU, जिसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, पाकिस्तान ने इसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है एक मध्यस्थ के तौर पर। और कांग्रेस पार्टी भी सवाल पूछ रही है कि क्यों जो मदरलैंड और फादरलैंड कहने वाले नरेंद्र मोदी आज कहाँ खड़े हुए हैं। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो तब हुई जब G7 के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 13 मिनट की जो बातचीत हुई, जिस पर गोदी मीडिया सारे फसाने लिख रहा है, सारी कहानियां लिख रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि मैं आपको पश्चिम एशिया में शांति की स्थापना के लिए आपका अभिनंदन करता हूं। यानी सोचिए, आपकी जिस व्यक्ति ने जंग की शुरुआत की, उसको कहा जा रहा है कि वो अमन का मसीहा है, उसको अभिनंदन किया जा रहा है। लेकिन इस MOU पे वापस लौटते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, शोभन सक्सेना, जिनके साथ इस पूरे जंग के दौरान हमने कई बार बातचीत की। और शोभन लगातार उन लोगों में शामिल रहे जिन्हें हम अंग्रेजी में स्केप्टिक कहते हैं, जो तथ्यों को तो लेते हैं लेकिन अपने हिसाब से, अपने एनालिटिकल माइंड से वो आकलन करते हैं। और इसीलिए शोभन से जब मेरी बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा था कि वो इस तरह से यकीन नहीं कर रहे हैं, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी ईरान को, क्योंकि जिस तरह की ये पूरी डील हुई है, आप सोचिए, न सिर्फ कि युद्ध बंद होगा बल्कि हर्जाना दिया जाएगा ईरान को, उसके तमाम नुकसान का, उसके ऊपर जो पाबंदियां आर्थिक लगी हुई थी वो हटा ली जाएंगी। और BBC की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो वो कहता है कि 60 दिनों के बाद जो ये हॉर्मुज़ को खोलने की बात है, कि हॉर्मुज़ खोलने के लिए भी ईरान टैक्स ले सकेगा, टोल ले सकेगा। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और जिन चीज़ों को अमेरिका अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, वो तो ईरान ने पहले ही वादा कर लिया था कि कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा ईरान। और इसके अलावा भी कई चीज़ों की जो जिक्र हो रहा है। तो क्या जो 300 या 400 बिलियन डॉलर जो ईरान को मिलने वाला है, वो कितना बड़ा उसके लिए, उसके देश के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, और जिस सत्ता से बेदखल करने की शपथ लेकर आए थे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ, उसी सत्ता को मजबूत करने के लिए अब देखिए $300 बिलियन दे रहे हैं। शोभन, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या इट्स टू मच ऑफ अ गुड डील? देखिए अरफा, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, अपने प्रोग्राम में आपने दावत दी एक बार फिर से। देखिए इसमें 3 बातें जरूरी उभर के आ रही हैं, जो भी कल जो 14 पॉइंट्स आए हैं। पहली बात तो ईरान की जबरदस्त जीत हुई है। स्ट्रेटजिक के नजरिए से हम देखें तो अमेरिका की शिकस्त हुई है और इजराइल की मुश्किलें बढ़ी हैं। ये तो मोटा मोटी बात एकदम साफ है। और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जो G7 में उन्होंने बात कर रहे थे, उन्होंने कल कहा कि अगर ये जंग खत्म नहीं होती तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकती थी। तो उन्होंने इस बात को मान लिया कि ईरान की इतनी ताकत है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको तबाह तो नहीं कर सकता, उसकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। दूसरी बात, उन्होंने G7 में फिर से नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें कही और ये भी कहा कि इजराइल का जो वजूद है वो अमेरिका की वजह से है, मेरी वजह से, उन्होंने यहाँ तक कहा। तो इजराइल के लिए परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन देखिए, अभी तो एक अच्छी खबर है, जैसे आपने कहा भी, उसमें 3-4 जो पॉइंट्स हैं बहुत ही ईरान के हक में है। पहला बात तो जैसे आपने मेंशन किया कि $300 बिलियन का हर्जाना देना पड़ेगा ईरान को। और से बड़ी बात, ईरान अपना ऑयल और जो ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उनको अब बेच सकता है खुले बाजार में। ये ईरान की जो इकोनॉमी जो तबाह हुई है, बर्बाद हुई है पिछले 40 सालों में, जो पिछले 40 सालों से सैंक्शन चल रहे थे, अब वो
हटेंगे, वो ईरान के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है ईरान के लिए। तीसरी बात, ये भी मान लिया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मस को कौन कंट्रोल करेगा? ईरान कंट्रोल करेगा। अभी 60 दिन में तो अभी ये प्रक्रिया चलेगी, उसको खोला जाएगा, जहाज वहां से निकलेंगे, लेकिन उसके बाद जो उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि ईरान ही डिसाइड करेगा कि वहां पे कैसा वहां से जहाजों का आना जाना होता है, उसका टैक्स देना वो ईरान के ऊपर होगा। तो तीन बहुत बड़ी जीतें ईरान के लिए हुई हैं उसमें इसमें चौथा पॉइंट जो है वो है न्यूक्लियर, जो उनका न्यूक्लियर मटेरियल उसको लेके है। उसको एक डोनाल्ड ट्रंप अपना गाना गा रहे हैं कि अमेरिका की जीत है। अमेरिका की जीत नहीं है, क्योंकि ईरान ने, जैसे आपने भी कहा, कभी नहीं कहा ईरान ने कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का कोई प्लान है। तो उसको अगर वो जो उनका जो मटेरियल है उसको वो खत्म करते हैं या उसको रखते हैं या किसी कहीं बाहर बेचते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो इसमें जो एमओयू जो साइन हुआ है कल, उसका जो आखिरी जो उसका पॉइंट है कि ये पूरा एमओयू जो है जब साइन होगा फाइनली 60 दिन के बाद, जो डील होगी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से बाइंडिंग होगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर वो बाइंडिंग होगी, सभी जो पार्टीज हैं इसमें, अमेरिका है, ईरान है और इसराइल, क्योंकि इसराइल भी यूएन के मेंबर है, तो उनके पास बहुत ज़्यादा इस बात की गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो इसको इसको तोड़ें, इसके खिलाफ कुछ काम करें। ये तो पॉजिटिव साइड हो गए। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईरान को एहतियात बरतने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ 3 बड़े धोखे हो चुके हैं। 2015 में ईरान ने JCPOA साइन की थी ओबामा के टाइम पे, और ईरान ने सारे पॉइंट्स जो वेस्ट के थे मान लिए थे कि हम न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं करेंगे, बॉम्ब नहीं बनाएंगे। और क्या हुआ? 2015 में उन्होंने ये साइन किया, 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, और राष्ट्रपति बनते हैं उसको इस डील को उसको पूरा खारिज कर दिया। पिछले साल ईरान और अमेरिका की बातचीत हो रही थी जिनेवा में, उसके बीच में ईरान पे हमला हुआ, 12 दिन की जंग हुई। इस बार ओमान की मध्यस्थता में भी बातें हो रही थी, करीब करीब डील हो गई थी, और डील होने के एक दिन बाद ही ईरान पे हमला होता है। अयतुल्लाह खमेनी की उनकी हत्या होती है, उनके 40 सलाहकार मारे जाते हैं, और फिर ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग होती है। तो अगर हम ये देखें जो अभी मतलब हाल की तारीख में जो हुआ है, तो ईरान मेरे ख्याल से एहतियात बरतने की जरूरत, और ईरान ने एहतियात बरता है, उन्होंने इतना टाइम लिया। इस बार देखिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दबाजी में थे कि डील किसी तरह साइन हो जाए, ईरान ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और ईरान ने इसराइल के ऊपर भी मिसाइलें दागी पिछले हफ्ते, इसके बावजूद कि इसराइल ने ईरान पे हमला नहीं किया था, उन्होंने लेबनान पे हमला किया और ईरान ने उसका जवाब दिया। इसका क्या मतलब है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है, वो इस हालत में है कि न केवल अपनी रक्षा कर सकता है बल्कि उनके जो एलाइज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या जो लेबनान और भी इनके जो, उनकी भी रक्षा कर सकता है। और लेबनान का पॉइंट भी इस एमओयू में शामिल किया गया है कि लेबनान पे भी के खिलाफ भी जंग नहीं होगी। तो मोटा मोटी तौर पे देखें एक्सक्यूज मी, तो एक बहुत बड़ी एक जो कहते हैं सामरिक दृष्टिकोण से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत हुई है, और एक रास्ता खुल सकता है। लेकिन क्योंकि मैं अमेरिका का की जो तारीख रही है, कि उनके जंग करने की तारीख रही है, और खासकर इसराइल तो पूरी कोशिश में अभी भी है किसी तरह से एमयू जो है किसी तरह से फेल हो जाए, और उसके बाद जो एक बड़ी डील होने वाली है 60 दिन के बाद या 3 महीने के बाद, वो ना हो पाए। तो उसकी कोशिश चलती रहेगी, और हमको एक थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि सावधानी बरतनी जरूरी है, और आपने बाकायदा उदाहरण देकर बताया है। ईरानी लोग खुद भी ये बात कहते हैं कि ईरान को जंग से उतना नुकसान नहीं हुआ जितना शांति से नुकसान हुआ, यानी समझौते से हुआ। जब जब ईरान ने कोशिश की है समझौता करने की, शांति की डील करने की, तब तब उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। ईरानी खुद ये बात कहते रहे हैं, और ये पूरी तरीके से इतिहास भी इस बात का गवाह है। लेकिन मैं आपको वापस इस डील पर लाना चाहती हूँ। शोभन, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये डील जिस तरह से नजर आ रही है, ईरान का अभी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जिसमें उसके लिए पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उससे कट के ईरान रहता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि एक तरह की इकोनॉमिक के कुएं के तौर पे तब्दील हो चुका है ईरान, कि बहुत सारे देशों से बिजनेस नहीं कर सकता, किस तरह की करेंसी में वो काम करता है, उसके ऊपर जितनी पाबंदियां लगी हुई हैं, वहाँ इंटरनेशनल बैंक्स या फिर ये जिस तरह से बिग टेक कंपनियां, इन सबको बिल्कुल काम करने की इजाज़त भी नहीं है। ऐसे में ये जो सैंक्शंस हटाए गए हैं, इनमें आप ये कह रहे हैं कि अपना एक तो तेल बेच सकता है, इसके अलावा और इकोनॉमिकली क्या फ़ायदा होगा $300 बिलियन लेने के अलावा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी, और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए $300 बिलियन की रकम बहुत बड़ी रकम है। किसी देश में इतना पैसा आएगा तो उसकी जो वहाँ की हुकूमत है वो इस काबिल हो पाएगी कि वो उसको खर्च करे, जो लोगों के वेलफेयर में खर्च करे। हालांकि ईरान की इकॉनमी बहुत छोटी इकॉनमी है, उनके संबंध चाइना के साथ ज़्यादा हैं अभी इस वक्त, और चाइना ने काफ़ी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया है। रूस के साथ उनके
इकोनॉमिक रिश्ते हैं, बाकी बाकी दुनिया से उनको पूरी तरह से काट काट दे गया। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो भारत है कि भारत के साथ कितने अच्छे रिश्ते थे। ना कि मैं कल्चर रिलेशंस की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना अच्छा है भारत और ईरान के बीच तिजारत होती थी, कितना व्यापार होता था, कितना तेल हम खरीदते थे और रुपए में खरीदते थे। वो भी हमने लेना बंद कर दिया 2019 में। वो धीरे धीरे कटता गया, 2017 में कटा, फिर उससे पहले भी कटा, 2019 में पूरी तरह से खत्म हो गया। अब ईरान भारत को भी तेल बेच सकता है, और तेल नहीं, उनके तेल के और भी उनके पास काफी प्रोडक्ट्स हैं, बेच सकता है। भारत उनको सामान बेच सकता है, बहुत बड़ा मार्केट है, 90 मिलियन, 9 करोड़ लोगों का देश है, पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा देश है और सबसे स्टेबल देश रहा है वहां पे। तो वो अपने और ये भी देखिए अरफा, एक बहुत बड़ा एक अब बदलाव ये होगा कि जो ईरान के पड़ोसी मुल्क हैं, जो जीसीसी के देश हैं, चाहे वो यूएई हो, बहरीन हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया है, वो भी अब ईरान के साथ बिजनेस कर सकते हैं। अभी तक तो वहां से जो उनका केवल मनी लॉन्ड्रिंग करके या जो किस तरह से ब्लैक मार्केट करके हो रहा था, वहां से किस तरह से सामान जा रहा था, वो होगा। पाकिस्तान के साथ भी अब वो करेंगे, क्योंकि सैंक्शंस का तो का जो असर हुआ पाकिस्तान पे हुआ। मेरे यूरोप के देश, जो यूरोप के देशों ने, देखिए अमेरिका में यूरोप में एक फर्क ये रहा कि यूरोप के देशों ने अपने जो राजनीतिक संबंध कभी नहीं तोड़े ईरान के साथ। ब्रिटिश की एम्बेसी भी है, फ्रांस की एम्बेसी भी है, और उनकी ईरान की एम्बेसी भी यूरोपियन देशों में है। अमेरिका वाले हालात नहीं है, तो मेरे ख्याल से अब यूरोप के देश भी वहां पे जाएंगे बिजनेस करने के लिए। तो अगर ये सब कुछ सही रहा, 60 दिन के बाद जो एक न्यूक्लियर डील की बात हो रही वो हो गई, और मेरे ख्याल से उसमें 1 साल का टाइम लगेगा। जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा तो ईरान के लिए एक बहुत ही खुशहाली आ सकती है। और जो ईरान के जो स्पीकर हैं वहाँ के पार्लियामेंट के, गालिबाफ साहब, उन्होंने कल ये कहा भी, ये हमारा फोकस अब होगा इकोनॉमी पे, और हमारा आवाम है ईरान का, उनकी जिंदगियों में हम कैसे बदलाव लाएं। क्योंकि ईरान के लोगों ने देखिए बहुत सहा है, बहुत सफर किया है 40 सालों से। उनकी कोई गलती न होने के बावजूद उन्होंने बहुत उनके खिलाफ अत्याचार हुआ है और नाइंसाफी हुई है। ये दुनिया इस बात को मानती है, ये कि मैं बात नहीं कह रहा हूँ, दुनिया बात को मानती है। उनकी कोई गलती नहीं थी, उनके खिलाफ ने सैंक्शन आपने इसलिए लगाए कि वो अपनी जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो उसको आज़ाद रखना चाहते थे। अपना तेल, अपनी जो गैस है वो बेच के अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अमेरिका की कंपनीज को या ब्रिटेन की कंपनीज को वहाँ पे वो नहीं लाना चाहते थे। उसकी सज़ा उनको दी गई, उनके खिलाफ सैंक्शंस लगा के। लेकिन ये जो जंग हुई, हालांकि ईरान का इसमें एक नुकसान हुआ है, तबाही हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे कहते हैं कि एक तरह से समुद्र मंथन होता है, उसके बाद जो जहर निकल के आता है, अब वो जहर जो है वो अमेरिका को पीना पड़ रहा है। शोभन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई फिल्म देख रहे हैं हम, जैसे खासकर बॉलीवुड की फिल्म जिसमें एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, जिसमें फिल्म के आखिर तक आते आते तमाम जो बुरे लोग हैं, जो गुंडे बदमाश हैं, उनको मार दिया जाता है और सब कुछ अच्छा हो जाता है। मतलब यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि इस जंग की शुरुआत 110 दिन पहले, 100 दिन पहले की गई थी, और उसके बाद ये जंग ख़त्म कैसे हो रही है, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। और आपका जो एक तरह से एक कॉशनरी जो बात आप कह रहे हैं, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। मुझे ये बताइए कि इजराइल का हाल इस वक्त, इजराइल जिसके अब डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू के रिश्ते इतने ख़राब हो चुके हैं कि वो गाली गलौज पे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा पब्लिकली इंटरव्यूज़ में नेतन्याहू को चेता रहे हैं, उन्हें बुरा कह रहे हैं। अभी तक कहा जाता था कि फॉरेन पॉलिसी पूरी अमेरिका की, उस पर बड़ी छाप है इजराइल की, और इजराइल को एक चौकीदार की तरह वेस्ट एशिया में इस्तेमाल करता है अमेरिका। ऐसे में इन दोनों की, क्योंकि सारी चीज़ें, ये अमेरिका ईरान की डील नहीं है, डील तो यह है कि इजराइल ईरान के ऊपर हमला करना बंद करे। भौगोलिक रूप से, जोग्राफिकली देखें तो इजराइल हमला कर रहा है, जिसको अमेरिका मदद करता है। तो इजराइल की हालत इस वक्त क्या है? देखिए, अभी जो हाल के बहुत से लोगों के इंटरव्यू आए, हिलरी क्लिंटन का इंटरव्यू है एंटनी ब्लिंकन का आया है। बहुत लोगों ने कहा है कि इजराइल जो है पिछले 20-30 सालों से अमेरिका को उकसा रहा था कि आप ईरान पे हमला कीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और तरह तरह की वजह भी दी कि ईरान, वो 40 साल से इराक अलाप रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है और ईरान हिजबुल्लाह को मदद करता है। देखिए, ईरान के हिजबुल्लाह से संबंध है, लेकिन हिजबुल्लाह ईरान ने नहीं बनाया हुआ है, ना तो हूथीज को ईरान ने बनाया हुआ है, ना जो गाजा में हमास है उसको भी ईरान ने नहीं बनाया है, उनके संबंध ईरान ने नहीं बनाया है। तो वो, लेकिन नेतन्याहू ने खास करके इस बात को हमेशा इस्तेमाल किया, उकसाया अमेरिका को। लेकिन ये ओबामा के टाइम में भी हुआ, बाइडेन के टाइम में भी हुआ, और ये सब बातें निकल के आ रही हैं कैसे वो कोशिश कर रहे थे कि ईरान के खिलाफ जंग हो जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनकी ऐसी शख्सियत, हल्के किस्म के आदमी है, और उनको हल्के किस्म के, उनको उन्होंने जैसे कहते हैं, हमारे हिंदी में कहते हैं कि पेड़ पर चढ़ा दिया है, पानी पर चढ़ा दिया, कि आपका नाम हो जाएगा और ईरान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कोलैप्स हो जाएगा। ये उन्होंने उनको बताया, और जोश में आके, जैसा मैं समझ रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप ने ये जंग छेड़ दी और एकदम उल्टा हुआ। ना तो ईरान का एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ की जो हुकूमत है, कोलैप्स हुई, हालांकि काफ़ी लोग मारे गए, और ईरान ने डट के मुकाबला किया, और ईरान ने उलट वार किया
जो अमेरिका के बेसिस हैं, तो जिसमें नुकसान जो है इसराइल को उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि अमेरिका को नुकसान हुआ। देखिए आरफा, उसमें एक पॉइंट अभी मैंने कई बार उसको पढ़ा और समझने की कोशिश की कि एक पॉइंट ये है कि अमेरिका की जो फोर्सेज हैं, जो सेना है उस इलाके में, उसको वहां से हटाया जाएगा। लेकिन उससे पॉइंट मुझे साफ ये नहीं हो रहा है कि अभी जो फोर्सेस अभी उन्होंने वहां डिप्लॉय किए हैं उसकी बात हो रही है कि उनके जो सैनिक अड्डे हैं वहां पे 13-14 सैनिक अड्डे हैं, और इन सभी अड्डों पे हमला हुआ है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। उसका नुकसान कुवैत को भी हुआ, बहरीन को भी हुआ, एमिरेट्स को भी हुआ, सऊदी अरेबिया को हुआ। अब मेरे ख्याल से ये मुल्क नहीं चाहते हैं कि अमेरिका की सेना या उनके अड्डे वापस आए। एक तो उनको बनाने में बहुत ज्यादा उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा, और जो खतरा है वो उनके लिए बढ़ा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से मुल्क नहीं चाहते हैं। बहुत बड़ी तो बात अब है ये इस जो आप कह रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास समय थोड़ा सा कम है और आखिरी सवाल अब आपसे पूछूंगी भारत के मद्देनजर। और आप जो कह रहे थे वो बेहद महत्वपूर्ण बात इस लिहाज से भी है शोभन, क्योंकि अभी तक इन मिलिट्री बेसिस को ये माना जाता रहा कि ये एक तरह से सिक्योरिटी की गारंटी हैं ये इस खत्ते के लिए, उन मुल्कों के लिए, और अब यही खतरे की गारंटी बन गए, क्योंकि अगर ये मिलिट्री बेसिस नहीं होते यूएस के तो ईरानी मिसाइल्स आके इनके ऊपर हमला नहीं होता। अब मैं आपसे भारत के मद्देनजर पूछना चाहती हूँ, इसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, कितनी बड़ी ये कामयाबी आप पाकिस्तान के लिए मानते हैं, एक डिप्लोमेटिक सक्सेस, या आपको लगता है कि सिर्फ ये एक तरह से इसको एक ब्रांडिंग के तौर पर, मार्केटिंग के तौर पर पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है? और कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि देखिए भारत कितना अलग थलग पड़ गया है। हालांकि अलग थलग जो है वो पाकिस्तान को करना चाहते थे हम टेररिज्म के मुद्दे पर, लेकिन इस पूरी जो MOU साइन हुआ है, पीस डील हुई है, इसमें हमारा कोई जिक्र नहीं है। नहीं, देखिए जहाँ पे अगर उसकी कामयाबी उनको मिली है, उनकी वजह से मिली है, तो हमको तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना। अगर उसको इस्लामाबाद MOU कहा जा रहा है, अभी मैंने प्रेस टीवी की हेडलाइन देख रहा था, तो उसमें तो इस्लामाबाद MOU ही लिखा हुआ है उसमें। तो और सब लोग जानते हैं कि जो बातचीत हुई, 2 बार बातचीत हुई। ईरान का डेलीगेशन 2 बार पाकिस्तान गया। गलीबाफ साहब गए, अरागची साहब वहाँ पे गए, और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं मुनीर, वो कई कई दफ़े वो गए। ईरान भी गए, और वो अमेरिका भी गए, और चीन भी गए। तो पाकिस्तान ने कोशिश तो की। पाकिस्तान ने कोशिश किसके बिहाफ पे की है वो भी जाहिर है, अमेरिका के बिहाफ पे की है, क्योंकि अमेरिका सीधे बातचीत नहीं करना चाहता था। और उनको, मेरे ख्याल से उनको लगता है कि अमेरिका का उनमें यकीन है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसमें यकीन है। तो उनको तो अगर पाकिस्तान ने कोई अच्छा काम किया है, मेरे ख्याल से तो न केवल उस खित्ते के लिए, हमारे खित्ते के लिए भी ये बहुत एक अच्छी खबर है। हमारे लिए भी ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है कि ईरान के साथ फिर से एंगेज करें, पूरी तरह से 100% एंगेज करें भारत के साथ। भारत को करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मार्केट भी है, और हमको हमेशा तेल देता रहा है, और अच्छे दामों पर देता रहा है। तो हमारे लिए भी अगर सैंक्शंस हटेंगे तो हम क्यों नहीं उनसे वहां तेल खरीद सकते हैं। तो भारत को भी करना चाहिए, और भारत को मेरे ख्याल से ज्यादा एंगेज करना चाहिए ईरान के साथ। भारत का जो एंगेजमेंट जो हो गया है पिछले कुछ सालों में, अमेरिका के साथ ज्यादा है, इसराइल के साथ दोस्ती कुछ ज्यादा हो रही है। देखिए ये ये कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम इससे दोस्ती करेंगे तो उससे दोस्ती नहीं करेंगे। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है पिछले 20-30 सालों में, रही है मल्टी अलाइनमेंट की। हम सबके साथ बात करते हैं, हम रूस से भी तेल खरीद रहे हैं, अमेरिका के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। अमेरिका से चीन के साथ हम 140-150 बिलियन डॉलर की तिजारत कर रहे हैं, और चीन के साथ हमारे रिश्ते तो सबको जग जाहिर है कि बहुत ज़्यादा हमारी मुश्किलें काफ़ी हैं। तो ईरान के साथ हमारे इतने ज़्यादा तारीखी रिश्ते रहे हैं, क्यों नहीं ईरान के साथ करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ अभी एक कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, और एक इस MOU उसके बाद अगर डील हो गई, उस पर कायम रहे, वो बहुत ज़रूरी बात है। खासकर कि अमेरिका और इसराइल उस पर कायम रहे, जो उन्होंने जो डील के कमिटमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से एक दरवाज़ा भारत के लिए भी खुलेगा, और भारत को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि देखिए पश्चिम एशिया बदल चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डील हो या ना हो, पश्चिम एशिया बदल चुका है, और इस सच्चाई को हमको कबूल करके अपने रिश्ते ईरान के साथ और मजबूत करने चाहिए। जी, और उम्मीद ये भी है कि अगली बार जब नरेंद्र मोदी किसी देश जाएंगे तो उनके साथ खासकर ऐसे देश जो कि बहुत ही पोलराइजिंग हैं, ध्रुवीकरण की एक तरह से पहचान है, और पूरी दुनिया में आप देखिए कि किस तरह से गज़ा के बाद जो बदली है दुनिया, उस सब के बावजूद भी किस तरह से नरेंद्र मोदी जाके वहाँ की संसद में फादरलैंड और मदरलैंड वाले जब स्टेटमेंट्स देंगे तो थोड़ा सा कम से कम एक कॉशन, एक केयर, एक सावधानी ज़रूर बरतेंगे बहुत ज़्यादा करीब किसी देश के जाने से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शोभन इस बातचीत के लिए। शुक्रिया।